चल रहा है पृथ्वी की आंतरिक संरचना। पृथ्वी की आंतरिक संरचना। पृथ्वी की आंतरिक संरचना के अंतर्गत हमने सबसे पहले पृथ्वी की आंतरिक संरचना के दो प्रकार के साधन, एक प्रत्यक्ष साधन और दूसरा अप्रत्यक्ष साधन, उनके बारे में अध्ययन किया था पहली क्लास में। दूसरी क्लास में पढ़ा था रासायनिक संगठन के आधार पर, जिसमें से स्वेस महोदय का वर्गीकरण इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में लास्ट क्लास में अध्ययन किया था। उसके बाद में जेफ्रीज, डोली, वांडर ग्राफ, इस प्रकार के कुछ भूगोलवेता है, उनकी संकल्पना को पढ़ा था कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में वो क्या क्या बोलना चाहते हैं। तो आज का जो अपना टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है पृथ्वी की आंतरिक संरचना से संबंधित आधुनिक मत। कौन सा मत है? आधुनिक मत। आधुनिक मत या इसको बोलते हैं आधुनिक विचारधारा। आधुनिक विचारधारा। देखो, जैसे जैसे हम आगे की ओर बढ़ते हैं, जैसे जैसे हम आगे की ओर बढ़ते हैं तो होता क्या है कि अनेक प्रकार के हमें मत प्राप्त होते हैं, और वो मत है ना, वो एकदम लास्ट वाला मत है, यानी आधुनिक मत है। जितने भी मत थे इससे पहले के वो प्राचीन मत थे और इससे कुछ कम प्रमाणित थे, लेकिन ये आज वाली जो अपनी संकल्पना है ये सबसे सर्वश्रेष्ठ संकल्पना कही जा सकती है। सबसे सर्वश्रेष्ठ संकल्पना कही जा सकती है क्योंकि आधुनिक मत है। तो आधुनिक मत के अंतर्गत क्या किया गया कि इस मत के अंतर्गत अनेक प्रकार के वैज्ञानिक मत प्राप्त हुए हैं, हमें वैज्ञानिक मत प्राप्त हुए। उन वैज्ञानिक मतों के आधार पे हम बता सकते हैं कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना किस प्रकार की है। तो इसके लिए देखो, सबसे पहले कौन सा मत है? वैज्ञानिक मत। और वैज्ञानिक मत के अंतर्गत भूकंपीय तरंगों का प्रयोग किया गया है। भूकंपीय तरंगे, तो वैज्ञानिक, देखो सबसे पहले आधुनिक मत है, ये किस प्रकार का मत है? ये वैज्ञानिक मत है। वैज्ञानिक व सर्वश्रेष्ठ संकल्पना है। संकल्पना है, संकल्पना मानी जाती है पहली चीज। दूसरी चीज है इसमें भूकंपीय तरंगों की आवृत्ति के आधार पर पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में कुछ विशिष्ट प्रमाण प्राप्त हुए हैं। कुछ विशिष्ट प्रमाण, या इनको हम बोल सकते हैं तथ्य प्राप्त हुए हैं। तो सबसे पहले देखो, आधुनिक मत है तो सबसे लास्ट वाला जो सिद्धांत या जो विचारधारा होती है वो सबसे सर्वश्रेष्ठ होती है। तो इसमें देखो, एक तो क्या है, वैज्ञानिक संकल्पना, यानी वैज्ञानिक प्रमाण है, उन्हीं के आधार पे पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में बताया गया। इससे पहले जितनी भी संकल्पनाएं थी वो व्यक्ति विशेष के आधार पर थी। जैसे स्वेस महोदय, तो स्वेस महोदय ने क्या बताया कि धरातल के नीचे अनेक प्रकार के रासायनिक पदार्थ पाए जाते हैं, उन रासायनिक पदार्थों के आधार पर उनका नामकरण कर दिया गया। इसके अलावा जोली है, जेफ्रीज है, इसके अलावा वांडर ग्राफ है, इस प्रकार के अनेक भूगोलवेता है। वो भूगोलवेता पृथ्वी की मोटाई के आधार पर बता रहे हैं, बाकी कोई विशेष प्रमाणित उनका मत नहीं है। तो ये आधुनिक संकल्पना है, यह आधुनिक मत है, ये सबसे सर्वश्रेष्ठ मत है। इसमें पृथ्वी की आंतरिक संरचना किसके आधार पे? भूकंपीय तरंगों के आधार पे।
कौन सी? भूकंपीय तरंगों की आवृत्ति के आधार पर यह बताया जा सकता है कि पृथ्वी का आंतरिक भाग है, इसमें कौन सा भाग ठोस अवस्था में है, कौन सा भाग अर्ध तरल अवस्था में है और कौन सा भाग पूर्णतः तरल अवस्था में पाया जाता है। तो ये तरल अवस्था, ठोस अवस्था और अर्ध तरल अवस्था, तीन प्रकार की अवस्थाएं हमारे को पृथ्वी की आंतरिक संरचना में देखने को मिलेगी। तो इन तीनों प्रकार की संरचनाओं के बारे में हमें जानकारी किससे प्राप्त होती है? भूकंपीय तरंगों के द्वारा। तो थोड़ा सी भूकंपीय तरंगों के बारे में आपको बता देता हूं, उसके बाद में स्टार्ट करते हैं आधुनिक मत या विचारधारा को। देखो सबसे पहले भूकंपीय तरंगे। भूकंपीय तरंगे मुख्यतः तीन प्रकार की भूकंपीय तरंगे होती है। कितने प्रकार की? तीन प्रकार की मुख्य भूकंपीय तरंगे होती है। लेकिन पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संबंध में हम अध्ययन करेंगे तो हमारे को दो प्रकार की भूकंपीय तरंगों को पढ़ना पड़ेगा। कितने प्रकार की? दो प्रकार की भूकंपीय तरंगों को पढ़ना पड़ेगा। एक डायग्राम के माध्यम से थोड़ा सी समझने की कोशिश करते हैं। इस प्रकार है, देखो ये अपनी क्या है, पृथ्वी, पूरी पृथ्वी और पृथ्वी के आंतरिक भाग में किसके आधार पे मैंने बताया कि ये जो अपना सिद्धांत है, इस सिद्धांत को भूकंपीय तरंगों, भूकंपीय तरंगों की जो आवृत्ति होती है उन तरंगों की आवृत्ति के आधार पर यह बताया जा सकता है कि धरातल का कौन सा भाग ठोस अवस्था में है, कौन सा भाग अतरल अवस्था में है और कौन सा भाग पूर्णतया तरल अवस्था में है। सबसे पहले अध्ययन करते हैं तो देखो भूकंपीय तीन प्रकार की तरंगे होती है। सबसे पहले पहली तरंग है, उस तरंग को बोलते हैं प्राथमिक तरंग। कौन सी तरंग बोलते हैं? एक नंबर की तरंग है उसको बोलते हैं पी या प्राथमिक तरंग। पी या प्राथमिक तरंग, तरंगे। अब पी या प्राथमिक तरंग होती है, इसकी क्या विशेषता होती है? देखो सबसे पहली विशेषता होती है यह तरंग, यह तरंगे, तरंगे ठोस व तरल माध्यमों से, ठोस व तरल माध्यमों से प्रविष्ट होती है, प्रविष्ट होती है। तरल माध्यमों में से नहीं है, तरल माध्यमों में प्रविष्ट होती है, में प्रविष्ट होती है। अगली विशेषता है कि इनकी गति, इनकी गति सर्वाधिक होती है। इनकी गति क्या होती है? सर्वाधिक होती है, सर्वाधिक होती है। पहली चीज देखो यहाँ पे एक तो ठोस माध्यम है और दूसरा कौन सा? तरल माध्यम। मैंने बताया कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना है, ये या तो ठोस होगी, ठोस नहीं तो अर्धतरल होगी, या फिर पूर्णतया तरल अवस्था में होगी। तो ये पी तरंग या प्राथमिक तरंग है, ये ठोस व तरल दोनों माध्यमों में प्रविष्ट होती है। और जहां पर इनको ठोस या सघन माध्यम मिले वहां पर इनकी गति स्पीडली, मतलब गति होती है वो तेज हो जाएगी। और इसको तरल या अर्धतरल माध्यम मिलेगा तो वहां पर इसकी गति थोड़ी सी कम होगी। तो इन्हीं गति के आधार पर बताया जा सकता है कि कहां पर भूकंपीय तरंगे बहुत स्पीडली चल रही है तो वो भाग ठोस होगा, यहाँ पर थोड़ी बहुत ही ऊपर नीचे हो रही है यानी इनकी गति कुछ कम हो रही है तो वहां पर कौन सा माध्यम होगा? अर्धतरल होगा। और जहां पर और यानी गति और कुछ या धीरे हो जाएगी वहां पर वो भाग कौन सा होगा? एकदम तरल भाग होगा। तो ठोस और अर्धतरल वाला भाग है वहां पर इनकी गति तेज रहती है, जबकि तरल वाला माध्यम है वहां पर इनकी गति थोड़ी सी कम हो जाएगी। तो इन तरंगों के आधार पर बता सकते हैं कि कौन सा माध्यम ठोस है और कौन सा माध्यम सिर्फ ठोस माध्यम है, उसकी जानकारी प्राप्त होती है। इसके अलावा दो नंबर की तरंगे हैं, ये पी तरंग हो गई। इसके अलावा दूसरी तरंग है उसका नाम है एस प्रकार की तरंग। एस प्रकार की तरंग, एस या इनको बोलते हैं सेकेंडरी या द्वितीयक तरंगे, द्वितीयक तरंगे, द्वितीयक तरंगे। अब देखो इनकी विशेषता क्या होती है? सबसे पहले ये तरंगे ठोस व तरल माध्यम में प्रविष्ट होती है। देखो ये तरंगे, ये तरंगे केवल केवल ठोस माध्यम में ही प्रविष्ट होती है, केवल ठोस माध्यम में ही प्रविष्ट होती है, प्रविष्ट
होती है, जबकि जबकि तरल माध्यम में लुप्त हो जाती है, तरल माध्यम में लुप्त हो जाती है। तो भूकंपीय 3 प्रकार की तरंगे हैं, लेकिन अपने पृथ्वी की आंतरिक संरचना का बिंदु है, इसमें अपन को 2 प्रकार की तरंगों के बारे में पढ़ना पड़ेगा। एक बार मैं बता देता हूं आपको, तीसरे प्रकार की तरंगे उसको साथ ही बता देता हूं। फिर तीसरे प्रकार की तरंगे उसको बोलते हैं एल तरंगे, इनको बोलते हैं लॉन्ग वेव्स। अब देखो ये इनको बोलते हैं कौन सी तरंगे, एल तरंगों को बोलते हैं, इनको बोलते हैं धरातलीय तरंगे। कौन सी तरंगे बोलते हैं इनको? धरातलीय तरंगे। बाकी इनकी कोई विशेषता नहीं है, पृथ्वी की आंतरिक भाग है, वहां पर सबसे पहले जो तरंग पहुंचती है उसको पी तरंग या प्राथमिक तरंग बोलते हैं। उसके बाद में जो तरंग पहुंचती है उसको बोलते हैं एस तरंगे। और पी व एस तरंगे जैसे धरातलीय भाग पर पहुंचती है और वहां पर हलचल पैदा होती है, तो वहां पर एल तरंगे चलना शुरू करती है, तो इसको बोलते हैं धरातलीय तरंगे। और ये देखो, ये 3 तरंगों की एक विशेषता हो रही है, सर्वाधिक विनाशकारी तरंगे होती है, सर्वाधिक विनाशकारी तरंगे होती है, विनाशकारी तरंगे होती है। तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना देखो, ये एक पृथ्वी का डायग्राम है, इस डायग्राम के माध्यम से मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। तो सबसे पहले आप एक चीज देखो कि मैंने बताया आपको, एक तो पी तरंग होती है, दूसरी कौन सी होती है? एस तरंग। तो इस पूरे डायग्राम में ये जितने भी ये तरंगे चल रही है, ये तरंगे में थोड़ा सा एक नामकरण कर देता हूं, इनका अलग अलग नामकरण कर देता हूं। जैसे कि ये क्या है? ये भूकंप मूल है, जिसको बोलते हैं फोकस बिंदु है। इसके अलावा यहाँ से भूकंप का इसको बोलते हैं फोकस बिंदु। इसके बाद में पृथ्वी की जो आंतरिक भाग है, आंतरिक भाग में इस प्रकार की तरंगे पूरे धरातलीय भाग में जाएगी, अलग अलग प्रकार की तरंगे जाएगी, जिनमें देखो मुख्य तरंगे कौन कौन सी है। ये एकदम बीच वाला भाग है, ये जो भी तरंगे है, ये तरंग पहली तरंग है पी तरंग, दूसरी है एस तरंग, उसके बाद में पी तरंग, एस तरंग, उसके बाद में पी तरंग आएगी, उसके बाद में एस आएगी, और ये लास्ट वाली ये तरंग कौन सी है? एस तरंग है। इसके बाद में ये तरंग आ रही है, ये तरंग कौन सी होगी? एस तरंग होगी। इधर चलते हैं तो इधर ये तरंग चल रही है पी तरंग, एस पी एस पी एस पी, और ये एस तरंग। अब ये क्या है? पृथ्वी का आंतरिक भाग है। पृथ्वी का आंतरिक भाग को हम 3 भागों में बांटते हैं। सबसे ऊपरी भाग है इस प्रकार है, सबसे ऊपरी भाग है उसका नाम दे देते हैं, ऊपर वाले भाग का नाम है क्रस्ट। कौन सा है? क्रस्ट। बीच वाला है उसका नाम है मेंटल, और सबसे नीचे वाला भाग उसका नाम है कोर, ये इसको बोलते हैं क्रोड। तो ये जितने भी आपकी तरंगे हैं, जितने भी आपकी ये तरंगे हैं, ये तरंगे देखो सबसे यहाँ पे इस प्रकार, ये एक इस प्रकार ये आकृति दिख रही है आपको। तो ये क्रस्ट वाला भाग है, तो पूरा क्रस्ट वाला भाग एकदम ठोस अवस्था में है। कौन सी अवस्था में है? ठोस अवस्था में है। तो ये सबसे ऊपर वाला भाग है वो क्रस्ट का हो गया। उसके बाद में मेंटल वाला भाग है, ये मेंटल वाला भाग है, और सबसे नीचे वाला भाग कौन सा है? ये क्रोड वाला भाग आ गया। ये क्रोड वाला भाग है, क्रस्ट वाला भाग एकदम ठोस है, तो यहाँ पर सब तरंगे चलेगी, बराबर सब तरंगे चलेगी। उसके बाद में मेंटल वाला और क्रोड वाला भाग है, तो ये मेंटल वाला भाग व क्रोड वाला भाग है ना। तो यहाँ पर इस चित्र के माध्यम से यह बताया जा रहा है कि जितने भी तरंगे हैं, देखो यहाँ पर एक प्रकार की पी तरंग है, ये कौन से माध्यम में चलती है? पी तरंग की क्या विशेषता होती है? ये ठोस, और दूसरा कौन सा है? तरल। ठोस के साथ दूसरा माध्यम कौन सा है? कि ठोस में चलेगी और तरल माध्यम में चलेगी। अगली विशेषता क्या है? एस तरंगे। एस तरंगे देखो केवल कौन से माध्यम में चलेगी? ये केवल ठोस माध्यम में चलेगी, केवल ठोस माध्यम में चलेगी। इसका मतलब क्या है कि ये इस प्रकार, ये अपना क्रोड वाला भाग दिखाई दे रहा है, ये पूरा क्रोड वाला भाग दिखाई दे रहा है। तो इस क्रोड, ये आपका क्रोड है, इस क्रोड का एकदम ऊपरी भाग है, क्रोड का ऊपरी भाग, ये कौन सी अवस्था में पाया जाता है? क्रोड का ऊपरी भाग तरल अवस्था में पाया जाएगा। कौन सी अवस्था में? तरल अवस्था में पाया जाएगा। इस कारण देखो आप इस प्रकार, ये जो आपका क्रोड वाला भाग दिखाई दे रहा है, इस क्रोड वाले भाग के ऊपर यहाँ पर लास्ट तरंग कौन सी है? एस तरंग आ रही है, और यहाँ पर एस तरंग। इसका मतलब क्या है कि यहाँ से पी व एस तरंगे समानांतर चलती है, लेकिन
ये अधिकतम कहां तक चलेगी, ये क्रोड वाला भाग है, इसका मतलब आप देखो यहां से देखो, अगर यहाँ पर भूकंप की उत्पत्ति हो रही है तो भूकंपीय तरंगे इस प्रकार चलेगी, इस प्रकार चलते चलते यहाँ पर लुप्त हो गई। कौन सी तरंग लुप्त हो गई, यहाँ पर ये तरंग जो लुप्त हो रही है उस तरंग का नाम है एस तरंग। कौन सी तरंग है, एस तरंग। अब एस का मतलब क्या है कि ये भाग कौन सी अवस्था में है, तरल अवस्था में है, तो यहाँ पर ये तरंगे रुक जाती है। इसके अलावा देखो इसके समांतर एक दूसरी तरंग अपन चलाते हैं इस प्रकार, ये तरंग, तो ये तरंग पृथ्वी के केंद्र तक जा रही है, इसका मतलब ये तरंग कौन सी है, पी तरंग है। कौन सी, पी तरंग है। तो एक तो एस तरंग है, दूसरी पी तरंग है। तो एस तरंग का मतलब क्या है, एस तरंग को जैसे ही तरल माध्यम मिलेगा तो ये वहां पर लुप्त हो जाएगी और ठोस माध्यम में क्या करती है, ये गति करती है या चलती है। तो इस डायग्राम के माध्यम से आपको ये देखना है कि ये पूरा का पूरा भाग है ना, ये क्रोड वाला भाग है, और क्रोड के एकदम बाहरी भाग है उसको बोलते हैं ऊपरी क्रोड। कौन सा, ऊपरी क्रोड। तो ऊपरी क्रोड तरल अवस्था में है। तो यहाँ पर ये जो तरंगे आ रही है ये तरंगे आकर लुप्त हो जाएगी। तो यहाँ पर आप देखो कि यहाँ से लेके और यहाँ तक ये पूरा का पूरा भाग है ना, पूरा का पूरा भाग, ये पूरा का पूरा भाग यहाँ से लेके और यहाँ तक वाला पूरा का पूरा भाग, इस भाग में केवल कौन सी तरंगे आ रही है, केवल पी तरंगे आ रही है, पी तरंगे आ रही है। जबकि यहाँ तक, इस यहाँ तक वाला भाग है, यहाँ तक वाले भाग में कौन सी तरंगे आ रही है, पी व एस दोनों तरंगे आ रही है। लेकिन होता क्या है, यहाँ से इस प्रकार ये तरंगे चल रही है, तो ये एकदम बाहर वाला भाग कौन सा हो गया, ये आपका क्रोड है। तो इस क्रोड वाला भाग कौन सी अवस्था में पाया जाता है, तरल अवस्था में पाया जाता है। कौन सी अवस्था में, तरल अवस्था में पाया जाएगा। तो तरल अवस्था में पाया जाने के कारण क्या होता है कि आपकी एस तरंगे है ना, ये एस तरंगे इस भाग में प्रविष्ट नहीं होती है, और प्रविष्ट होगी तो यहाँ पर लुप्त हो जाएगी। तो यहाँ पर ये लुप्त हो जाएगी तो पी तरंगे यहाँ पर रुक जाएगी, और इस प्रकार ये आगे जो तरंगे चल रही है ये पूरी की पूरी कौन सी तरंगे, पी तरंगे। तो ये भाग पी तरंग का छाया क्षेत्र हो गया, इधर वाला 105 से लेके 145 डिग्री का कोण बनता है, ये भाग कौन सा हो गया, पी तरंगों का छाया क्षेत्र। जबकि यहाँ से लेके और यहाँ तक ये पूरा का पूरा भाग कौन सा हो गया, ये एस तरंगों का छाया क्षेत्र हो गया, एस तरंगों का, एस तरंगों का छाया क्षेत्र, छाया क्षेत्र। आपको इतना ध्यान रखना है कि एस तरंग अधिकतम कहां पर आ रही है, 105 डिग्री तक आ रही है। इसका मतलब 105 डिग्री के आगे वाला भाग कौन सी अवस्था में, तरल अवस्था में है। नहीं तो यहाँ पर जो ये अपने पी तरंगे चल रही है पूरी की पूरी, यहाँ से ये पूरी की पूरी पी तरंग चल रही है, यहाँ पर एस तरंग भी आ पाती, लेकिन एस तरंग नहीं आ पा रही है। इसका मतलब क्या है कि ये माध्यम किस प्रकार का है, तरल माध्यम है। एक इस डायग्राम के माध्यम से आपको समझ में आई तो ठीक है, लेकिन नहीं इसके माध्यम से आप समझने की कोशिश करो। देखो एक तरंग कौन सी है, ये तरंग चल रही है, ये तरंग कौन सी है, ये इस प्रकार एक तरंग चल रही है। इस तरंग का क्या नाम है, ये तरंग है एस तरंग। कौन सी तरंग है, एस तरंग। एस तरंग की विशेषता क्या है कि ये जो भी ठोस माध्यम है उसमें ये लगातार चलेगी, लेकिन जैसे ही इसको तरल माध्यम मिल गया वहां पर ये जाके क्या हो जाएगी, लुप्त हो जाएगी या रुक जाएगी। तो ये कोर का ऊपरी भाग है, ये कौन सी अवस्था में है, तरल अवस्था में है। तो यहाँ पर ये तरंगे लुप्त हो जाएगी। इसके विपरीत दूसरी दिशा में ये कौन सी तरंग चल रही है, कि पी तरंग, जो पृथ्वी के केंद्र से लेके पृथ्वी का अंतरतम या कोर का जो आखिरी बिंदु है वहां तक ये लगातार चलेगी। तो पी तरंगे हैं, एक तो पी तरंग आ रही है, दूसरी कौन सी तरंग है, एस तरंग है। तो पी व एस तरंगों की गति के आधार पे पृथ्वी की आंतरिक संरचना का वर्गीकरण किसमें किया गया है, आधुनिक मत में किया गया है, आधुनिक मत में किया गया है। आपको इतना ध्यान रखना है कि पी तरंग का मतलब क्या है, पी तरंग को अगर ठोस या सघन माध्यम मिलेगा तो वहां पर इसकी गति स्पीड या तेज हो जाएगी। जबकि एस तरंग है तो एस तरंग में क्या होगा, अगर ठोस माध्यम है तो यहाँ पर इसकी गति होगी, लेकिन जैसे इसको तरल माध्यम मिलेगा वहां पर ये क्या हो जाएगी, लुप्त प्राय हो जाएगी, लुप्त प्राय हो जाएगी। तो ये भूकंपीय तरंगे, और इन भूकंपीय तरंगों के आधार पे क्या है, इसका वर्गीकरण किया गया है, वर्गीकरण किया गया है। अब थोड़ा सी पृथ्वी की आंतरिक संरचना है उसके बारे में पहले एक बार देख लेते हैं डायग्राम के माध्यम से कि पृथ्वी का आंतरिक भाग किस प्रकार का हमें दिखाई देता है। उसके बाद में उसको हम पढ़ेंगे, थोड़ा सी डिटेल से पढ़ेंगे। ये क्या है, अपना पृथ्वी की आंतरिक संरचना। पृथ्वी की आंतरिक संरचना है,
पृथ्वी की आंतरिक संरचना के अंतर्गत देखो सबसे पहले अपन को तीन चीज देखनी है कि सबसे एक तो ऊपरी भाग है, एक मध्यम भाग है और एक सबसे नीचे वाला भाग है। एक ऊपर वाला भाग है, एक नीचे वाला और एक मध्यम का भाग है। तो सबसे ऊपर वाला भाग है, ये इस भाग का नाम क्या है? इसका नाम है क्रस्ट, यानी क्रस्ट। तो क्रस्ट की मोटाई कहां तक है? यहां से लेके और ये पूरी की पूरी क्रस्ट की मोटाई है। इसका मतलब क्रस्ट वाली मोटाई क्या है? सबसे कम पाई जाती है। क्रस्ट की मोटाई सबसे कम पाई जाएगी और धरातल के एकदम पास वाली जो चट्टान या परत है उसका नाम क्या है? क्रस्ट है। क्रस्ट के नीचे की ओर चलते हैं तो यहाँ पे देखो एक दे रखा है ऊपरी मेंटल और दूसरा क्या है? मेंटल। एक बार इधर देखो, तीन नाम है। एक नाम है क्रस्ट, फिर दूसरा है मेंटल और तीसरा नाम क्या है? कोर। क्रस्ट, मेंटल और कोर। आपको इतना ध्यान रखना है कि आधुनिक जो मत है या आधुनिक विचारधारा है उसके अनुसार पृथ्वी की आंतरिक संरचना को तीन भागों में बांटा गया है। पहला भाग है क्रस्ट, दूसरा मेंटल और तीसरा कोर। क्रस्ट, मेंटल और कोर। तो यहाँ पर सबसे ऊपर वाला भाग है, इसका नाम क्या हो गया? इसका नाम हो गया क्रस्ट। ये भाग है, इसका नाम क्या हो गया? इसका क्रस्ट हो गया। क्रस्ट से लेके और यहां तक का ये पूरा का पूरा भाग हो गया, यहां तक का पूरा भाग है। इस पूरे भाग का नाम क्या हो गया? इसका नाम हो गया मेंटल। क्या हो गया? मेंटल। और यहां से लेके और पृथ्वी के केंद्र तक का ये पूरा का पूरा भाग, इसका नाम क्या हो गया? कोर या क्रोड। इसका कोर भी बोलते हैं या फिर क्रोड बोलते हैं। एक बार आप इतना देख लो। उसके बाद में होता है क्या है कि इनका विभाजन और कर दिया गया, उप विभाजन। एक बार क्या होता है? विभाजन होता है, फिर इनका उप विभाजन होता है। तो एक बार आपको इतना ध्यान रखना है कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना का सबसे ऊपरी भाग है उसका नाम है क्रस्ट, फिर 2 नंबर का भाग है उसका नाम क्या है? मेंटल है, और तीसरा भाग है उसका नाम है कोर या इसको बोलते हैं क्रोड। तो सबसे ऊपर वाला क्रस्ट, मध्यम वाला मेंटल और सबसे नीचे वाला भाग है उसका नाम क्या है? क्रोड है। फिर देखते हैं, एक बार इनका नामकरण हो गया, फिर नामकरण के बाद में क्या होती है कि इनकी मोटाई कितनी होती है, फिर इनका औसत घनत्व कितना होता है। तीन प्रकार की चीजें देखने को मिलती है। बाद में इनका और उप विभाजन होता है। जैसे क्रस्ट वाला भाग है, क्रस्ट वाले भाग को 2 भाग में बांटेंगे, मेंटल वाले भाग को 2 भाग में बांटेंगे और क्रोड वाला भाग है उसको भी 2 भागों में बांटेंगे। तो एक बार देख लिया, क्रस्ट सबसे ऊपरी भाग है, उसके बाद में मेंटल और सबसे नीचे वाला कौन सा है? कोर। अब इनका वर्गीकरण कैसे किया गया है? भूकंपीय तरंगों के आधार पर बताया गया है कि पृथ्वी का कौन सा भाग ठोस अवस्था में है, कौन सा तरल अवस्था में, कौन सा अर्ध तरल अवस्था में पाया जाता है। तो सबसे ऊपर वाला भाग है क्रस्ट वाला। ये क्रस्ट वाला भाग पूर्णतया ठोस अवस्था में है। कौन सी अवस्था में? पूर्णतया ठोस अवस्था में है। जबकि मेंटल वाला भाग है, मेंटल वाला भाग अर्ध तरल अवस्था में है, जिसको हम बोलते हैं प्लास्टिक नुमा है। प्लास्टिक नुमा अर्ध तरल अवस्था में है। अब अर्ध तरल की जानकारी हमें कैसे प्राप्त होती है? क्योंकि जो मेंटल है, मेंटल का ऊपरी भाग है, वहां पर मैंने आपको पहले भी बताया था 100 से 200 किलोमीटर के बीच का एक ऐसा क्षेत्र होता है जिसको अपन बोलते हैं दुर्बलता मंडल या एस्थेनोस्फीयर। क्या बोलते हैं? दुर्बलता मंडल या एस्थेनोस्फीयर। यहां से किसका निर्माण होता है? ज्वालामुखी लावा होता है ना, ज्वालामुखी लावा, उसका इसको उद्गार केंद्र या उद्गम बिंदु बोलते हैं। इसके बाद में नीचे वाला भाग है क्रोड। तो क्रोड वाले भाग में क्या है कि ऊपर वाले भाग से लगातार ये तरंगे आएगी, तरंगे आकर यहाँ पर लुप्त हो जाएगी। भाई क्या आपका ऊपरी क्रोड है, ऊपरी क्रोड वाले भाग में एस तरंग लुप्त हो जाएगी। इसका मतलब क्रोड वाला भाग है ये कौन सी अवस्था में? ये तरल अवस्था में है। और ऊपरी मेंटल वाला भाग अर्ध तरल अवस्था में है। जबकि सबसे ऊपरी क्रस्ट वाला भाग ठोस अवस्था में, और पृथ्वी का जो केंद्र है एकदम नीचे वाला आंतरिक क्रोड वो भी ठोस अवस्था में है, ठोस अवस्था में है। फिर अगली चीज है कि इनकी थोड़ी सी मोटाई देख लेते हैं कि मोटाई कितनी है। तो क्रस्ट वाला भाग है, क्रस्ट वाले भाग की अधिकतम मोटाई 30 किलोमीटर तक पाई जाती है। सबसे कम मोटाई है कि कितनी है? 30 किलोमीटर तक है। उसके बाद में यहां से 30 किलोमीटर से लेके और 2900 किलोमीटर तक का पूरा भाग है, इसको बोलते हैं मेंटल। क्रस्ट वाला भाग है, इसकी मोटाई कितनी है? 30 किलोमीटर तक मानी जाती है। कितनी? 30 किलोमीटर मानी जाती है। बाद में यहां से लेके 2900 किलोमीटर, यानी 30 किलोमीटर से लेके और 2900 किलोमीटर तक मोटाई किसकी मानी जाती है? मेंटल की मानी जाती है। जबकि 2900 से लेके और 6371 किलोमीटर तक की मोटाई किसकी मानी जाती है? सबसे नीचे वाला भाग है जिसको बोलते हैं कोर या क्रोड। तो एक तो इनके नामकरण हो गए कि क्रस्ट वाला भाग सबसे ऊपरी, फिर मध्य और सबसे नीचे वाला भाग। फिर इनकी मोटाई की, सबसे क्रस्ट वाला भाग है इसकी मोटाई 30 किलोमीटर है। 2 नंबर पे कौन सा है? मेंटल वाला भाग है, इसकी मोटाई कितनी? 2900 किलोमीटर है। और सबसे नीचे वाला भाग है कौन सा है? 6371 किलोमीटर। ये कौन सा भाग हो गया? कोर वाला भाग हो गया। तो ये इनकी मोटाई हो गई। अब मोटाई के आधार पे, मोटाई के साथ साथ थोड़ा सी इनका क्या है, औसत घनत्व के बारे में पढ़ लेते हैं। एक शब्द और है घनत्व। तो घनत्व में क्या होता है? सबसे ऊपर वाला भाग कौन सा हो गया? ये भाग क्रस्ट का है। तो क्रस्ट का औसत घनत्व कितना है? इसका औसत घनत्व 3 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब, ग्राम सेंटीमीटर
क्यूब, ये औसत घनत्व है। इसके बाद में 3 से लेके और ये आपका हो गया मेंटल, मेंटल का औसत घनत्व बताया जाता है 5 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। और नीचे की ओर जाते हैं तो यहाँ पृथ्वी के अंतरतम तक 13 डिग्री 13.5 डिग्री के समान है, तो यहाँ पे इसका औसत घनत्व अपन मानते हैं 11 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। एक तो औसत घनत्व होता है, एक एग्जैक्ट घनत्व है। आपको इतना ध्यान रखना है कि पृथ्वी का बाह्य भाग है क्रस्ट, इसका औसत घनत्व 3 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब है। इससे नीचे की ओर जाएंगे तो लगातार घनत्व क्या होगा, बढ़ता जाएगा। मेंटल का घनत्व कितना है, 5 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब है, जबकि पृथ्वी का अंतरतम है उसका घनत्व कितना है, 11 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब है। बाद में ये एक विभाजन हो गया, फिर वापस इसका एक और उप विभाजन किया जाएगा। उस उप विभाजन में क्या है कि ये क्रस्ट वाला भाग है, इस क्रस्ट वाले भाग को वापस 2 भागों में बांटेंगे, एक तो ऊपरी क्रस्ट हो जाएगा और एक नीचे वाला क्रस्ट हो जाएगा। उसी प्रकार एक तो ऊपरी मेंटल, फिर नीचे वाला मेंटल हो गया, फिर ऊपरी कोर, फिर नीचे वाला थ्रोट, इस प्रकार का उप विभाजन होगा। फिर मैं आपको बताऊंगा कि इसमें एक होता है असंबद्धता। क्या होता है, असंबद्धता। असंबद्धता मतलब क्या होता है कि दो असमान घनत्व वाली चट्टानें होती है, उनके बीच के क्षेत्र को बोलते हैं असंबद्धता। यानी एक यहाँ पे जैसे एक ही मैंने लाइन खींच दी, इसके ऊपर वाला भाग है, इसको बोलते हैं क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं कि ये क्रस्ट है, और नीचे वाला भाग है, इसको क्या बोलते हैं, मेंटल। तो ये एक लाइन खींची गई है इस प्रकार की है, इस लाइन को क्या बोलते हैं, असंबद्धता। इसको बोलते हैं असंबद्धता, असंबद्धता, असंबद्धता। असंबद्धता मतलब क्या होता है, दो असमान घनत्व वाली चट्टानों या परतों के बीच के क्षेत्र को क्या बोलते हैं, असंबद्धता बोलते हैं। तो अलग प्रकार के असंबद्धता है, यहाँ पर 5 प्रकार की असंबद्धता है, सबके अलग अलग प्रकार के नाम है। वो जैसे जैसे मैटर पढ़ेंगे वैसे वैसे आपको मैं बता दूंगा कौन सा असंबद्धता कहाँ पर पाया जाता है। तो एक बार ये आपको डायग्राम या लेआउट है, इसको थोड़ा सी दिमाग में बैठाना है, और आपको एक बार क्या करना है, 3 चीजें याद रखनी है। सबसे ऊपरी भाग है वो कौन सा है, क्रस्ट है, बीच वाला मेंटल है, और सबसे नीचे वाला कौन सा है, कोर या क्रोड है। उसके बाद में आपको देखना है कि क्रस्ट वाला भाग है ये पूर्णतया ठोस अवस्था में, कौन सी अवस्था में, पूर्णतया ठोस अवस्था में है। फिर इसकी मोटाई कितनी है, 30 किलोमीटर तक इसकी मोटाई है, यानी सबसे कम मोटाई इसकी है। उसके बाद में 2 नंबर वाला है, उसका नामकरण क्या है, मेंटल। फिर मेंटल की मोटाई कहां तक है, 2900 किलोमीटर तक, 2900 किलोमीटर है, यहां तक इसकी मोटाई मानी जाती है। फिर इसका औसत घनत्व कितना है, 5 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब, इसका क्या औसत घनत्व है। फिर नीचे वाला भाग है वो कौन सा हो गया, कोर। इसकी गहराई अधिकतम कितनी है, 6371 किलोमीटर तक इसकी गहराई है। फिर आता है इसका औसत घनत्व कितना है, तो इसका औसत घनत्व है 11 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। घनत्व को हमेशा ग्राम सेंटीमीटर क्यूब में ही मापा जाता है। फिर मैंने एक चीज बताई कि असंबद्धता का मतलब क्या होता है। असंबद्धता होता है कि ऊपर वाला भाग ये क्रस्ट का है और नीचे वाला भाग किसका है, मेंटल का। तो क्रस्ट व मेंटल इन दोनों को अलग करने वाला जो क्षेत्र होता है उसको बोलते हैं असंबद्धता। अलग अलग प्रकार की असंबद्धता है, उनके नाम बताऊंगा आपका कि कौन सा असंबद्धता कहां पर पाया जाता है। फिर है कि क्रस्ट वाले भाग को 2 भागों में बांटा जाता है। तो इसके ऊपर वाला भाग है क्रस्ट का ऊपरी, तो उसको बोलते हैं ऊपरी क्रस्ट, नीचे वाला उसको बोलते हैं निचला क्रस्ट। उसी प्रकार मेंटल है तो मेंटल का एक ऊपरी मेंटल है, फिर निचला मेंटल है। इसी प्रकार ये क्रोड है, इसका बाह्य क्रोड है और आंतरिक क्रोड। इस प्रकार का उप विभाजन भी आगे मैं आपको बताऊंगा। तो आपको एक बार इतना ही ध्यान रखना कि इस प्रकार का चित्र है, इस डायग्राम को आप थोड़ा सा दिमाग में बिठाने की कोशिश करो। अब शुरू करते हैं, सबसे पहले लिखना शुरू करते हैं क्रस्ट के बारे में। सबसे पहले लिखना शुरू करते हैं कि क्रस्ट क्या होता है। सबसे पहले शुरू करते हैं क्रस्ट के बारे में। यह है धरातलीय सतह के समयुगवर्ती चट्टानी परत है। इसकी मोटाई इसकी औसत मोटाई औसत मोटाई 30 किलोमीटर तक है,
महाद्वीपों में इसकी मोटाई सर्वाधिक व महासागरों में इसकी मोटाई बहुत कम होती है यह ठोस चट्टानों से निर्मित है इसकी जानकारी भूकंपीय व एस तरंगों से प्राप्ति होती है इसका औसत घनत्व 3 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब है क्रस्ट को 2 भागों में बांटा गया है। एक नंबर है उसको बोलते हैं ऊपरी क्रस्ट और दूसरा है उसको बोला जाता है निचला क्रस्ट। ऊपरी क्रस्ट और निचला क्रस्ट। एक बार इसको वापस देखो कि यह धरातली सतह के एकदम समीपवर्ती चट्टानी परत है। धरातली सतह के एकदम पास वाली चट्टान है। फिर इसकी औसत मोटाई कितनी है? 30 किलोमीटर तक इसकी औसत मोटाई है। मोटाई के संबंध में अलग अलग मत है, लेकिन एक्चुअल में इसकी औसत मोटाई है वो 30 किलोमीटर तक ही बताई जाती है। फिर है कि महाद्वीप में इसकी मोटाई सर्वाधिक है कि महाद्वीप में क्या होता है, महाद्वीपीय भाग धरातल के बहुत ऊपर तक होता है, तो इसकी मोटाई सर्वाधिक होती है। लेकिन महासागरीय भाग अपने धरातली भाग से काफी गहराई में होता है, तो महासागरीय भाग में इसकी मोटाई क्या होती है? सबसे कम होती है। और महासागरीय भागों में इसकी मोटाई है वो 5 किलोमीटर तक बताते हैं, लेकिन महाद्वीप अपना ये महाद्वीपीय भाग है, यहाँ पर इसकी मोटाई 30 किलोमीटर तक बताई जाती है। आपको ज्यादा डेटा या आंकड़ों में नहीं उछलना है, आपको इतना ध्यान रखना है कि महासागरीय भाग है तो यहाँ पर इसकी मोटाई अधिक होगी, जबकि महासागरीय भाग में इसकी मोटाई क्या होगी? कम होगी। बाद में यह ठोस चट्टानों से निर्मित है। कौन चट्टानों से? ठोस चट्टानों से निर्मित है। तो ठोस चट्टानों से निर्मित है तो इसकी जानकारी भूकंपीय P व S तरंगों से प्राप्त होती है, क्योंकि P व S तरंगे है ना, उनकी गति इस क्रस्ट वाला भाग है ना, क्रस्ट वाले भाग में इनकी गति सर्वाधिक होती है। तो इनकी गति के आधार पर हम बता सकते हैं कि जो क्रस्ट वाला भाग है ये पूर्णतः कौन सी अवस्था में? ठोस अवस्था में पाया जाता है। फिर इसका औसत घनत्व कितना है? 3 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब इसका औसत घनत्व पाया जाता है। बाद में क्रस्ट वाला भाग है, क्रस्ट वाले भाग को 2 भागों में बांट दिया गया। क्रस्ट की मोटाई 30 किलोमीटर है, तो क्रस्ट वाले भाग को 2 भागों में बांट दिया गया। एक तो हो गया ऊपरी क्रस्ट और एक कौन सा हो गया? निचला क्रस्ट। अब इन ऊपरी क्रस्ट और निचला क्रस्ट, इन दोनों क्रस्टों के बीच में एक जो संकरण का क्षेत्र आता है इसको बोलते हैं असमता या अशांत क्षेत्र। असमता या अशांत क्षेत्र। एक बार आपको मैं यही बता देता हूं कि आपका ऊपरी क्रस्ट और निचला क्रस्ट है, इन दोनों के बीच का जो अशांत या क्षेत्र है उस अशांत क्षेत्र को बोला जाता है कोनोराड असंबद्धता। कौन सा असंबद्धता? कोनोराड असंबद्धता। अशांत या असंबद्धता का मतलब क्या होता है
कि ये क्रस्ट है, तो एक क्रस्ट का एक भाग तो ऊपरी क्रस्ट हो गया, एक नीचे वाला क्रस्ट है। जैसे ये क्रस्ट है, एक बार इस डायग्राम के माध्यम से आप देखो, ये कौन सा क्रस्ट है आपका, ऊपरी क्रस्ट, और ये नीचे वाला ये कौन सा हो गया, निचला क्रस्ट, निचला क्रस्ट। तो ऊपरी क्रस्ट व नीचे वाले क्रस्ट, इन दोनों क्रस्टों के घनत्व में क्या होता है, अंतर होता है। इस अंतर के बारे में जानकारी कैसे प्राप्त होती है, भूकंपीय तरंगों के द्वारा हमें ये जानकारी प्राप्त होती है कि ऊपरी क्रस्ट का घनत्व दूसरा है, निचले क्रस्ट का घनत्व अलग है। तो ये बीच वाला जो क्षेत्र है, ये जो मैंने आपको लाइन बताई है, इस लाइन वाले क्षेत्र को बोलते हैं कोनोराड असमता। तो ये असमता कौन सा है, इस असमता को बोलते हैं कोनोराड। इस असमता का नाम क्या है, कोनोराड असमता, कोनोराड असमता, इसको बोलते हैं कोनोराड असंबद्धता, कोनोराड असमता। एक बार इसको मैटर को पढ़ लेते हैं, उसके बाद में ये जितनी असमता बनते हैं 5 प्रकार के, उन असमताओं को एक बार वापस आपको मैं बता दूंगा। तो आपको इतना ध्यान रखना है कि कोनोराड असमता कहां पर बनता है, ऊपरी क्रस्ट और निचले क्रस्ट के बीच का जो संक्रमण का क्षेत्र है उसको बोलते हैं अशांतते या असंबद्धता। तो 1 नंबर का अशांत असंबद्धता उसको बोलते हैं कोनोराड असंबद्धता। ये विशेषता होगी क्रस्ट वाले भाग की, यानी सबसे धरातल के एकदम पास वाला भाग है उसको बोलते हैं क्रस्ट, और क्रस्ट वाले भाग की ये विशेषता हो गई। अब 2 नंबर है, क्रस्ट के बाद में 2 नंबर पे आता है, उसको बोलते हैं मेंटल। क्या बोलते हैं, मेंटल। दो नंबर वाला भाग है उसको बोलते हैं मेंटल, यानी क्रस्ट के नीचे वाला भाग है उस भाग को बोलते हैं मेंटल। तो क्रस्ट के नीचे वाले भाग को क्रस्ट के नीचे वाले भाग को मेंटल कहा जाता है, मेंटल कहा जाता है। अगली विशेषता है इसकी मोटाई, इसकी मोटाई 2900 किलोमीटर तक हुए औसत घनत्व 5 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब है, औसत घनत्व 5 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब है। अगली विशेषता है मेंटल का ऊपरी भाग, मेंटल के ऊपरी भाग को दुर्बलता मंडल या एक नाम और मिलता है एस्थनोस्फीयर, एस्थनोस्फीयर कहा जाता है, एस्थनोस्फीयर कहा जाता है, जहां से ज्वालामुखी का उद्गार स्थल, उद्गार स्थल, उद्गार स्थल कहते हैं, उद्गार स्थल कहते हैं। अगली विशेषता है यह है अर्ध तरल या प्लास्टिक नुमा, प्लास्टिक नुमा अवस्था में पाया जाता है, अवस्था में पाया जाता है। इसे मैग्मा चैम्बर भी कहते हैं, मैग्मा चैम्बर भी कहते हैं।
कहते हैं। इस अर्ध तरल चट्टानी भाग की जानकारी जानकारी भूकंपीय पी व भूकंपीय पी व एस तरंगों से प्राप्त होती है। यहाँ पर तरंगों की गति कुछ कम हो जाती है। इसके बाद में है मेंटल। तो मेंटल को दो भागों में बांटा गया है। मेंटल को दो भागों में बांटा गया है। मेंटल को दो भागों में बांटा गया। एक नंबर है, उसको बोलते हैं ऊपरी मेंटल। ऊपरी मेंटल है, ऊपरी मेंटल की अधिकतम गहराई होती है 700 किलोमीटर तक। कितने? 700 किलोमीटर तक। और दूसरा है, उसको बोलते हैं निचला मेंटल। निचले मेंटल की अधिकतम गहराई है वो है 2900 किलोमीटर तक। 2900 किलोमीटर तक। अब एक है ऊपरी मेंटल, दूसरा मेंटल कौन सा हो गया? निचला मेंटल। तो ऊपरी मेंटल व निचला मेंटल है, इन दोनों के बीच में एक अशांतते या असंबद्धता क्षेत्र है, उसका नाम है रेप्टी। उस अशांत या असंबद्धता का नाम है रेप्टी असंबद्धता। रेप्टी असंबद्धता ऊपरी मेंटल और निचले मेंटल को अलग करता है, क्योंकि ऊपरी मेंटल का घनत्व अलग है। भूकंपीय तरंगे आएगी, उन तरंगों के द्वारा पता चलेगा कि ऊपरी मेंटल का औसत घनत्व अलग है और निचले मेंटल का औसत घनत्व अलग है। तो ये है अपना मेंटल वाला भाग। तो मेंटल वाले भाग को एक और वापस देख लेते हैं कि मेंटल वाला भाग, क्रस्ट के नीचे वाले भाग को क्या बोला जाता है? मेंटल कहा जाता है। क्रस्ट के नीचे वाला भाग यानी धरातल के एकदम ऊपर वाली चट्टान है, उस चट्टान के नीचे एकदम बीच वाली, एक तो ऊपर वाली चट्टान क्रस्ट हो गई और नीचे सबसे नीचे वाली हो गई, इन दोनों के बीच वाला भाग है, उस भाग को क्या बोला जाता है? मेंटल बोला जाता है। इसकी मोटाई कितनी है? 2900 किलोमीटर तक इसकी मोटाई है। अगला है, इसका औसत घनत्व कितना है? 5 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब तक इसका औसत घनत्व माना जाता है। अगली विशेषता बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको बोला जाता है कि मेंटल का ऊपरी भाग है उसको बोला जाता है दुर्बलता मंडल। किसका बोला जाता है? दुर्बलता मंडल। अब दुर्बलता मंडल है, इसकी मोटाई होती है 100 से लेके 200 किलोमीटर तक। मैंने आपको पहले भी बताया था, एक बार और बता देता हूँ। दुर्बलता मंडल, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं एस्थेनोस्फीयर। एस्थेनोस्फीयर, इसकी मोटाई कितनी है? 100 से 200 किलोमीटर। इस भाग से क्या होता है कि ज्वालामुखी विस्फोट होगा तो ज्वालामुखी के लिए जो मैग्मा चेंबर होता है, यानी जहां से उद्गार होता है ज्वालामुखी का, उसको बोलते हैं मैग्मा चेंबर। तो मैग्मा चेंबर कहां पर पाया जाता है? दुर्बलता मंडल वाले भाग में पाया जाता है। और ज्वालामुखी का विस्फोट होता है तो ज्वालामुखी विस्फोट से हमारे को अनेक प्रकार के तरल पदार्थ और तरल के साथ ठोस पदार्थ हमारे को धरातल के बाहरी भाग में देखने को मिलते हैं। तो इससे हमें यह जानकारी प्राप्त होती है कि जो दुर्बलता मंडल वाला भाग है, ये भाग कौन सी अवस्था में? अर्ध तरल अवस्था में है। अगर ये ठोस अवस्था में होता तो पूरे के पूरे अगर विस्फोट होगा तो पूरे के पूरे ठोस पदार्थ हमारे को बाहर देखने को मिलेंगे, लेकिन ठोस के साथ तरल पदार्थ देखने को मिलते हैं। तो कह सकते हैं कि ये भाग कौन सा अवस्था में पाई जाती है? अर्ध तरल अवस्था में पाया जाता है। इसके अलावा यहाँ पर भूकंपीय पी व एस प्रकार की तरंगे हैं। तो एस तरंगे हैं, उनकी गति यहाँ पर थोड़ी सी कम हो जाएगी। पी तरंगे हैं,
वो तो यहाँ से स्पीडली चली जाएगी, लेकिन एस तरंगों की गति थोड़ी सी की कम हो जाएगी। तो इससे हमें यह प्रमाण मिलता है कि एस तरंगे कहाँ पर लुप्त होती है, पूर्णतः तरल अवस्था होती है तो यहाँ पर लुप्त होती है, लेकिन ये अर्धतरल अवस्था में है तो यहाँ पर उनकी गति थोड़ी सी कम होती है और उसके बाद में उनकी गति क्या होती है, वापस से तेज हो जाती है, क्योंकि नीचे वाला भाग वापस ठोस अवस्था में है तो उनकी गति वापस से तेज हो जाएगी। बाद में है कि इस मेंटल को फिर वापस दो भागों में बांटते हैं, एक तो ऊपरी मेंटल और दूसरा कौन सा है, निचला मेंटल। इन दोनों मेंटलों के बीच का जो क्षेत्र है उसको क्या बोलते हैं, रेप्टी असंबद्धा, रेप्टी असंबद्धा। तो ये हो गया मेंटल, 2 नंबर वाला भाग हो गया। अब लास्ट वाला भाग है उसका नाम है कोर, सी नंबर है, उसको बोलते हैं कोर या बोलते हैं क्रोड, कोर या क्रोड, कोर या क्रोड भी बोलते हैं। यह है धरातल का सबसे गहराई वाला चट्टानी भाग है, चट्टानी भाग है। इसकी गहराई 2900 किलोमीटर से 6371 किलोमीटर तक मानी जाती है, मानी जाती है। अगली विशेषता है इसका औसत घनत्व है 11 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब है, सेंटीमीटर क्यूब है। कोर का ऊपरी भाग अर्थात ऊपरी कोर तरल अवस्था में पाई जाती है, तरल अवस्था में पाई जाती है, पाई जाती है। इसकी जानकारी भूकंपीय एस तरंगों से प्राप्ति होती है, एस तरंगों से प्राप्त होती है, क्योंकि एस तरंगे 2900 किलोमीटर के आगे वाले भाग में लुप्त हो जाती है। इसका मतलब ये भाग कौन सी अवस्था में, पूर्णतया तरल अवस्था में है, यहाँ पर लुप्त हो जाएगी। एवं पी तरंगे 6371 किलोमीटर की गहराई तक प्रविष्ट हो जाती है, इसके आधार पर यह माना जा सकता है कि
पृथ्वी के कोर का पृथ्वी के कोर का पृथ्वी के कोर का कोर का निचला भाग भाग या इसका नाम क्या है, पृथ्वी के कोर का निचला भाग, या इसको बोल सकते हैं निचला कोर, कोर निचला कोर ठोस अवस्था में स्थित, ठोस अवस्था में स्थित है, ठोस अवस्था में स्थित है। इसके बाद में आता है कि वापस कोर है, कोर को दो भागों में बांट सकते हैं। कोर को दो भागों में बांटा गया है। एक नंबर है उसको बोलते हैं बाह्य कोर, और नीचे वाला भाग है उसको बोलते हैं आंतरिक कोर, आंतरिक। तो बाह्य कोर है, इसकी मोटाई बताई जाती है 2900 से 5150 किलोमीटर तक, और आंतरिक कोर है, इसकी मोटाई है 5150 से 6371 किलोमीटर तक, 6371 किलोमीटर तक इसकी क्या होती है, गहराई या मोटाई बताई जा सकती है। अब अगली चीज है कि इनके बीच में एक असमता है, उस असमता को क्या बोलते हैं, इनके बीच में एक असमता क्षेत्र है, उसको बोलते हैं लेहमैन असमता, लेहमैन असंबद्धता, लेहमैन असंबद्धता। लेहमैन असंबद्धता कहां पर पाया जाता है, बाहरी कोर व आंतरिक कोर के बीच वाला क्षेत्र, यानी बाह्य कोर ये कौन सी अवस्था में पाया जाता है, ये तरल अवस्था में पाया जाता है, जबकि आंतरिक कोर कौन सी अवस्था में पाया जाता है, ठोस अवस्था में पाया जाता है। साथ साथ यहाँ पर लोहे के कुछ तत्व पाए जाते हैं, लोहे के कुछ तत्व पाए जाते हैं जिनके कारण यहाँ पर चुंबकीय शक्ति क्या है, धरातलीय भाग पर चुंबकीय जो शक्ति है वो इसी के आधार पर विद्यमान है, इसी के आधार पर विद्यमान है। तो एक बार तो अपन ने ये देख लिया कि एक और वापस देख लेते हैं, कोर वाला भाग, यानी कोर पृथ्वी का सबसे नीचे वाला भाग है, सबसे नीचे या एकदम धरातल में सबसे गहराई वाला भाग है, इसको बोलते हैं अंतरतम। पृथ्वी का जो आंतरिक भाग है उसका जो लास्ट स्टेज है उसको बोलते हैं अंतरतम, वो कौन सा है, कोर या क्रोड। ये धरातल का सबसे गहराई वाला चट्टानी भाग है, सबसे गहराई वाला चट्टानी भाग है, इसका मतलब मेंटल से नीचे वाला भाग है उसको क्या बोलते हैं, कोर बोलते हैं। इसकी गहराई 2900 किलोमीटर से लेके 6371 किलोमीटर तक मानी जाती है। फिर इसका औसत घनत्व कितना है, 11 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब इसका औसत घनत्व है। कोर का ऊपरी भाग अर्थात कौन सा ऊपरी कोर कौन सी अवस्था में पाया जाता है, तरल अवस्था में पाया जाता है। इसका थोड़ा विशेष ध्यान रखना, ये तरल अवस्था में पाया जाता है। इसकी जानकारी भूकंपीय एस तरंगों से प्राप्त होती है, क्योंकि पी तरंगे तो यहाँ से ये आपका ऊपरी कोर वाला भाग है, यहाँ से प्रविष्ट हो जाएगी, लेकिन एस तरंगे वो एस तरंगे ऊपरी तरल ये ऊपरी तरल भाग है, इस तरल भाग में आते ही क्या हो जाती है, लुप्त हो जाती है। तो इसके आधार पर ये हम बता सकते हैं कि ये कौन सी अवस्था में पाया जाता है, पूर्णतया तरल अवस्था में पाया जाता है, क्योंकि एस तरंगे 2900 किलोमीटर से आगे, 2900 किलोमीटर से लेके और 5150 किलोमीटर के बीच वाला भाग कौन सा है, ये आपका बाह्य कोर वाला है। तो ये भाग कौन सी अवस्था में पाया जाता है, तरल अवस्था में पाया जाता है। इसके बाद में नीचे वाला भाग है उसको बोलते हैं कि आंतरिक कोर। आंतरिक कोर कौन सी अवस्था में, ठोस अवस्था में। इसकी जानकारी हमें पी तरंगों से प्राप्त होती है, क्योंकि ऊपरी कोर वाला भाग है वहां पर पी तरंगे थोड़ी सी कम गति से चलती है,
और फिर उनको बाद में वापस ठोस माध्यम मिल जाएगा तो उनकी गति वहां पर सर्वाधिक हो जाएगी। इसके आधार पर बताया जा सकता है कि पृथ्वी का जो अंतरतम है, अंतरतम का लास्ट बिंदु आंतरिक कोर है। आंतरिक कोर वाला भाग कौन सी अवस्था में, ठोस अवस्था में है, ना कि तरल अवस्था में है। और यहाँ पर अनेक प्रकार के लोह तत्व विद्यमान है, लोह तत्व विद्यमान है, जिसके कारण चुंबकीय शक्ति है ना धरातलीय भाग पे, ये लोह तत्व के कारण ही विद्यमान है। फिर है कोर का दो भागों में विभाजन, एक तो बाह्य कोर, दूसरा आंतरिक कोर। बाह्य कोर 2900 से लेकर 5100 किलोमीटर तक और आंतरिक कोर है 5150 से लेकर 6371 किलोमीटर तक। इनके बीच का जो असंबद्ध है उसको बोलते हैं लेहमैन असंबद्धता। तो ये जितने भी असंबद्धता बनते हैं, इन असंबद्धता को मैं एक डायग्राम बना दूंगा और फिर असंबद्धता का नाम लिख दूंगा आपको। लास्ट पेज है, इस लास्ट पेज में अपन ये पढ़ेंगे कि सबसे पहले असंबद्धता क्या होता है। एक शब्द है असंबद्धता, असंबद्धता। असंबद्धता का एक दूसरा नाम है, उसको बोलते हैं अशांतते, अशांतते क्षेत्र, अशांतते क्षेत्र। देखो असंबद्धता या अशांतते क्षेत्र का अर्थ क्या होता है, दो अलग अलग घनत्व वाली चट्टानों के मध्य के संक्रमण क्षेत्र को असंबद्धता कहते हैं। असंबद्धता कहते हैं, असंबद्धता कहते हैं। असंबद्धता क्या होता है, दो अलग अलग घनत्व वाली चट्टानें, दो प्रकार की चट्टानें, दो प्रकार की चट्टानों के बीच का जो संक्रमण का क्षेत्र है, क्योंकि ऊपर वाली चट्टान है उसका घनत्व अलग है, नीचे वाली चट्टान का घनत्व क्या होता है अलग, तो उनके बीच का जो संक्रमण क्षेत्र होता है उसको क्या बोला जाता है अशांतते, या फिर एक दूसरा नाम मिलता है असंबद्धता, अशांतते या असंबद्धता। अब एक डायग्राम बनाता हूं, छोटा सा डायग्राम, उस डायग्राम के माध्यम से इनको थोड़ा सी समझने की अपन कोशिश करेंगे। ऊपर वाला भाग है इसका नाम है क्रस्ट, फिर 2 नंबर वाला भाग है इसका नाम क्या है, इसका पूरा का पूरा नाम क्या है मेंटल, और सबसे नीचे वाला भाग है इसका नाम क्या है कोर। तो अब इनके बीच में जो असंबद्धता बनते हैं उन असंबद्धता को बताता हूं। सबसे पहले देखो अलग अलग डायग्राम के माध्यम से आपको मैं बता रहा हूं दो प्रकार की चीजें। सबसे पहली चीज है कि एक असंबद्धता कहां पर बनेगा, एक असंबद्धता यहां पर बनेगा कि ये भाग है ना, ये अपना क्रस्ट मेंटल व कोर, क्रस्ट मेंटल व कोर, तीन प्रकार के हैं ये, क्रस्ट मेंटल व कोर, तीन प्रकार का विभाजन है। तो सबसे ऊपर वाला भाग है क्रस्ट, फिर मेंटल और फिर कोर। तो देखो सबसे एक असंबद्धता बनेगा, वो असंबद्धता यहां पर बनेगा, यहाँ इस असंबद्धता को क्या बोलते हैं कि क्रस्ट को मेंटल से अलग करने वाला असंबद्धता है, ये असंबद्धता हो गया। फिर दूसरा असंबद्धता बनेगा मेंटल को किससे अलग करेगा, मेंटल को कोर से अलग करने वाला असंबद्धता है। पहला असंबद्धता क्रस्ट को मेंटल से अलग कर रहा है, दूसरा असंबद्धता मेंटल को कोर से अलग कर रहा है। इनका नामकरण अभी आपको मैं बता दूंगा। ये तो दो असंबद्धता हो गई, इसका मतलब ये पूरा भाग क्रस्ट का हो गया, फिर ये मेंटल का हो गया, फिर ये कोर का हो गया। तो क्रस्ट से मेंटल को अलग करने वाला असंबद्धता ये हो गया, उसके बाद में मेंटल को कोर से अलग करने वाला असंबद्धता ये हो गया। ये दो तो असंबद्धता ये हो गई, इनके नाम अभी बता दूंगा आपको मैं। इसके बाद का है कि ये क्रस्ट है, तो इस क्रस्ट वाले भाग को वापस दो भागों में बांटेंगे। क्रस्ट वाले भाग को देखो दो भागों में बांटने वाला असंबद्धता है इस प्रकार का, इस प्रकार का असंबद्धता है। इसका मतलब क्या है कि क्रस्ट वाला भाग है, इसको दो भागों में बांट दिया, तो ऊपर वाला भाग है उसको बोला गया ऊपरी क्रस्ट। कौन सा क्रस्ट, ऊपरी क्रस्ट, ऊपरी क्रस्ट। और ये कौन सा हो गया
निचला क्रस्ट, ऊपरी क्रस्ट और निचला क्रस्ट। उसके बाद में मेंटल वाला भाग है, ये पूरा का पूरा भाग मेंटल वाला है, पूरा का पूरा भाग। तो मेंटल वाले भाग को दो भाग में बांटने वाला एक असंबद्धता और हो गया, इस असंबद्धता को बोलते हैं, ये हो गया ऊपरी मेंटल, और ये कौन सा हो गया, निचला मेंटल। उसके बाद में ये कोर वाला भाग है, तो कोर वाले भाग को दो भागों में बांटने वाला असंबद्धता है, ये तो हो गया ऊपरी कोर, ऊपरी कोर, और ये कौन सा हो गया, निचला कोर। ऊपरी कोर और निचला कोर हो गया। अब ये असंबद्धता है, इन असंबद्धताओं के नाम लिख लेते, असंबद्धताओं के नाम लिख लेते। सबसे पहले देखो, ऊपरी क्रस्ट व निचले क्रस्ट को अलग करने वाला जो असंबद्धता है, इस असंबद्धता का नाम है कोनोराड असंबद्धता। इसका नाम है कोनोराड असंबद्धता, असंबद्धता। फिर दूसरा है, दूसरे असंबद्धता में आप इसको ऐसे बोल सकते हो कि निचला क्रस्ट और ऊपरी मेंटल बोल सकते हो, या फिर आप क्रस्ट और मेंटल को अलग करने वाला जो असंबद्धता है, ये असंबद्धता, ये कौन सा हो गया, ये असंबद्धता हो गया कोनोराड। बाद में दूसरा असंबद्धता है, उस असंबद्धता का नाम है मोहो असंबद्धता, मोहो असंबद्धता। फिर तीसरा असंबद्धता है, इस असंबद्धता का नाम है रेप्टी असंबद्धता, रेप्टी असंबद्धता। चौथा असंबद्धता है, उसका नाम है गुटेनबर्ग, गुटेनबर्ग असंबद्धता। और लास्ट वाला असंबद्धता है, उसका नाम है लेहमैन, लेहमैन असंबद्धता, लेहमैन असंबद्धता, ये लास्ट वाला है। एक बार इसको वापस देख लेते हैं। देखो टोटल असंबद्धता कितने हो गई, 5 प्रकार की, कोनोराड, मोहो असंबद्धता, रेप्टी, गुटेनबर्ग और लेहमैन असंबद्धता। ये टोटल मिलाकर कितने असंबद्धता हो गए, 5 प्रकार के असंबद्धता हो गए, 5 प्रकार के असंबद्धता हो गए। अब 5 प्रकार के असंबद्धता 3 प्रकार की, क्रस्ट, मेंटल व कोर, क्रस्ट, मेंटल व कोर, 3 प्रकार की परतें पाई जाती है। धरातल के आंतरिक भाग में 3 प्रकार की परतें पाई जाएगी और 5 प्रकार के असंबद्धता बन रहे हैं। इसका मतलब क्या है, 3 प्रकार के असंबद्धता तो वही बन रहे हैं कि क्रस्ट को 2 भागों में बांट दिया, एक तो ऊपरी क्रस्ट और निचला क्रस्ट, क्रस्ट का 2 भागों में विभाजन कर दिया, उस असंबद्धता का नाम क्या है, कोनोराड असंबद्धता। फिर दूसरा है कि ऊपरी मेंटल व निचले मेंटल के बीच में कौन सा असंबद्धता है, रेप्टी असंबद्धता है। फिर है कि ऊपरी कोर व निचले कोर के मध्य कौन सा है, लेहमैन असंबद्धता। लेकिन आपको थोड़ा सा इसमें ध्यान रखना है कि ये 3 असंबद्धता तो अलग है, 3 असंबद्धता तो अलग है, लेकिन मैंने देखो इस प्रकार, ये रेड वाले है, रेड का मतलब क्या है, क्रस्ट वाले भाग को 2 भागों में बांट रहा है, मेंटल को 2 भागों में बांट रहा है, और ऊपरी में या आपका कोर वाले भाग को 2 भागों में बांट रहा है। ये हो गया एक तो। इसके अलावा ये बीच में मैंने इस प्रकार अलग प्रकार से स्केच किया, इसका मतलब क्या है कि ये क्रस्ट और मेंटल को अलग कर रहा है। ये आपका मोह असंबद्धता है ना, कौन सा, मोह असंबद्धता। तो मोह असंबद्धता का मतलब क्या है कि मोह असंबद्धता किस किस को अलग कर रहा है, ये क्रस्ट व मेंटल को अलग कर रहा है। किसको, क्रस्ट व मेंटल को अलग कर रहा है, क्रस्ट व मेंटल को अलग कर रहा है। कौन सा असंबद्धता, मोह असंबद्धता। इसके मतलब, इसका मतलब ये ऊपरी पूरा का पूरा भाग हो गया, ये क्रस्ट हो गया, और नीचे वाला पूरा का पूरा भाग कौन सा हो गया, मेंटल हो गया। तो क्रस्ट को मेंटल से अलग करने वाला असंबद्धता आपको पूछे तो आपको ये विशेष ध्यान रखना है, मोह असंबद्धता क्रस्ट को मेंटल से अलग करता है। इसी प्रकार एक असंबद्धता का नाम है, उसका नाम है गुटेनबर्ग असंबद्धता। कौन सा, गुटेनबर्ग असंबद्धता। तो गुटेनबर्ग असंबद्धता मेंटल को कोर से अलग करता है। किसको अलग करता है, मेंटल को, मेंटल को कोर से अलग करता है, मेंटल को कोर से अलग करता है। इस प्रकार
5 असंबद्धता बन गए और 3 प्रकार की चट्टानें पाई जाती है। 3 प्रकार की चट्टानें हैं तो तीनों प्रकार की चट्टानों में एक सबसे ऊपर वाला क्रस्ट का भाग है, तो क्रस्ट वाले भाग को 2 भागों में बांटता है कोनोरॉड असंबद्धता। फिर दूसरा है मेंटल वाले 2 भागों में बांटता है रेप्टी असंबद्धता। और सबसे नीचे वाला कोर वाला भाग है, तो कोर वाले भाग को बांटेगा लेहमैन असंबद्धता। लेकिन इनके साथ क्रस्ट मेंटल व कोर को भी अलग अलग विभाजित किया गया है, क्योंकि क्रस्ट व मेंटल के बीच में एक असंबद्धता है, उसका मैंने नाम लिखा है मोह असंबद्धता। इसका मतलब क्या है, क्रस्ट व मेंटल को जो अलग करने वाला असंबद्धता है उसका नाम क्या है, मोह असंबद्धता है। उसी प्रकार मेंटल और कोर को अलग करने वाला असंबद्धता है, उसका नाम है गुटेनबर्ग असंबद्धता। मेंटल व कोर को अलग करने वाला असंबद्धता है, उसका नाम क्या है, गुटेनबर्ग असंबद्धता। या इसका एक नाम और भी मिलता है कई जगह देखने को, उसको बोलते हैं वाइचर्ट। क्या, कौन सा असंबद्धता, वाइचर्ट असंबद्धता नाम इसका कहीं कहीं पर देखने को मिलता है। ये इस प्रकार का है। तो ये जितने भी नाम है 1 2 3 4 5, इन पांचों नामों को आपको ना ढंग से याद करना है। कई बार आपके कॉलेज वाले पेपर में तो आएंगे, इसके साथ कंपटीशन के एग्जाम होते हैं, तो कंपटीशन के एग्जाम में चाहे आप राजस्थान पुलिस से लेके आरएस की तैयारी कर रहे हो, तो यहाँ से ये आपके 5 नाम है ना, इन पांचों नामों में से आपको कोई ना कोई नाम मिल जाएगा और यही पूछेगा कि कौन सी परत को कौन सा अलग करने वाला असंबद्धता है। तो इनका पांचों का नाम आपको थोड़ा सी विशेष याद रखना है। 5 प्रकार के कोनोरॉड, मोहो, रेप्टी, गुटेनबर्ग और लेहमैन, इनका थोड़ा सी आपको ध्यान रखना है। एक बार वापस से क्विक रिवीजन कर देता हूं। आधुनिक मत और आधुनिक विचारधारा किसके आधार पे, भूकंपीय तरंगों के आधार पे, भूकंपीय तरंगों की आवृत्ति के आधार पे कुछ प्रमाण प्राप्त होते हैं। अब भूकंपीय तरंगें 3 प्रकार की होती है। पहली ये पी तरंग या प्राथमिक तरंग, ये ठोस व तरल माध्यम से चलती है। इनकी गति क्या होती है, सर्वाधिक होती है। उसके बाद में एस तरंगे हैं, ये तरंगे केवल कौन से माध्यम से, ठोस माध्यम से चलती है। कौन से माध्यम से, ठोस माध्यम से चलती है। जबकि तरल माध्यम में प्रविष्ट होते ये क्या हो जाती है, समाप्ति हो जाती है, लुप्ति हो जाती है। इसके अलावा एल तरंगे, धरातलीय तरंगे, इनका कोई विशेष महत्व नहीं है। एक डायग्राम के माध्यम से आपको मैंने बताने की कोशिश की कि पी एस पी एस पी एस एस, इसका मतलब अधिकतम एस तरंगे है ना, ये एस तरंगे यहाँ से, ये नीचे वाला ये पूरा का पूरा भाग कौन सा है, क्रोड वाला भाग है। तो क्रोड का जो बाहरी भाग है वो तरल अवस्था में है, तो यहाँ पर जैसे ही ऊपर से एस तरंग आएगी तो वो लुप्त हो जाएगी। तो ये एस तरंग है तो यहाँ तक ही आएगी, यहाँ तक ये एस तरंग का क्षेत्र है। उसके बाद में यहाँ पे देखो इस प्रकार ये घूमती हुई तरंगे आ रही है, ये पी तरंगे है, क्योंकि पी तरंगे तरल माध्यम से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तरल माध्यम है तो इनकी यहाँ पे क्या है, इनकी डायरेक्शन दिशा है ना, वो थोड़ी सी एक बार चेंज हो जाएगी, लेकिन बाद में वापस ये अपने पृथ्वी के केंद्र तक चली जाएगी। तो ये पूरा का पूरा क्षेत्र है। इसमें देखो इस प्रकार ये छोटा सा यहाँ से लेके यहाँ तक वाला भाग, इसको बोला जाता है पी तरंग का छाया क्षेत्र, क्योंकि इस भाग में ना तो एस तरंग आएगी और ना पी तरंग आएगी, क्योंकि एस तरंग तो यहाँ पर आती नहीं है। और ये आगे पी तरंगे हैं, तो ये भाग पूरा कौन सा हो गया, पी तरंगों का। और यहाँ से लेके यहाँ तक, इसका कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि पी तरंगों का क्षेत्र छाया क्षेत्र छोटा होता है या फिर एस तरंगों का छाया क्षेत्र छोटा होता है। तो आपको ध्यान रखना है कि पी तरंगों का छाया क्षेत्र हमेशा छोटा होता है और एस तरंगों का छाया क्षेत्र हमेशा बड़ा होता है। बड़ा विशाल रूप है वो एस तरंगों का है और पी तरंगों का छाया क्षेत्र छोटा है, क्योंकि एस तरंगे है ना, एस तरंगे तरल माध्यम में प्रविष्ट नहीं करती, तो इसके लिए क्या होता है, बड़ा भाग मिल जाता है। और पी तरंगे हैं वो पी तरंगे ठोस व तरल दोनों माध्यम में प्रविष्ट होती है, तो इसके लिए माध्यम क्या है, इसका छाया क्षेत्र इसका छोटा पाया जाता है। फिर इस एक डायग्राम के माध्यम से मैंने आपको बताने की कोशिश की क्रस्ट, मेंटल व कोर। तो ये क्रस्ट, ये इस प्रकार एक तरंग है, ये कौन सी एस तरंग है, तो एस तरंगे कहां तक आ रही है, कोर का ऊपरी भाग, ये कौन सी अवस्था में पाया जाता है, तरल अवस्था में पाया जाता है। यहाँ पर आकर ये लुप्त हो जाते हैं। इसका मतलब क्या है कि नीचे वाला ये कोर का ऊपरी भाग तरल अवस्था में है और ये दूसरी एक तरंग जा रही है पी तरंग, ये पृथ्वी के केंद्र तक जा रही है। इसका मतलब ये कौन सी अवस्था में पाया जाता है, ठोस अवस्था में पाया जाता है। इसके अलावा ये पृथ्वी की आंतरिक संरचना है, इसके बारे में सबसे पहले बताया कि सबसे ऊपरी भाग है उसका नाम है क्रस्ट, फिर 2 नंबर वाला भाग है उसका नाम क्या है, मेंटल, और सबसे नीचे वाला भाग है उसका नाम है क्या, कोर। फिर इनकी मोटाई कितनी होती है, इसकी 30 किलोमीटर होती है। सबसे ऊपरी भाग क्रस्ट की मोटाई 30 किलोमीटर, ये केवल ठोस पदार्थों से निर्मित है। दूसरा नंबर पर आता है मेंटल, तो मेंटल का ऊपरी भाग है वो अर्धतरल अवस्था में पाया जाता है, जिसको बोलते हैं दुर्बलता मंडल या एस्थेनोस्फीयर। इसकी औसत ये घनत्व 5 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब होता है। सबसे नीचे वाला भाग है उसका नाम है कोर, 11 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब इसका घनत्व है, जबकि 6371 किलोमीटर क्या इसकी मोटाई है। फिर मैंने बताया कि असंबद्धता क्या होता है, ऊपरी भाग कौन सा हो गया, ये क्रस्ट है, और नीचे वाला भाग कौन सा है, मेंटल। तो क्रस्ट व मेंटल के बीच में क्या होता है, अलग घनत्व के बीच का जो संक्रमण क्षेत्र होता है उसको बोलते हैं अशांतता या असंबद्धता।
फिर है क्रस्ट। क्रस्ट ये सबसे ऊपरी भाग है, धरातल का सबसे ऊपरी भाग है। इसकी मोटाई कितनी होती है? अधिकतम मोटाई 30 किलोमीटर तक होती है। बाद में क्या है, यहाँ पे देखो, एक तो एक तरफ क्या है महाद्वीप, दूसरी तरफ है महासागर, यानी कि महाद्वीपीय भागों में इसकी मोटाई सर्वाधिक होती है, जबकि महासागरीय भागों में इसकी मोटाई क्या होती है? बहुत कम होती है। अगली चीज है कि ये केवल ठोस चट्टानों से बना है। इसकी जानकारी P व S तरंगों से प्राप्त होती है, P व S तरंगों से। फिर अगला है औसत घनत्व कितना है? 3 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब इसका औसत घनत्व है। फिर अगला भाग है कि क्रस्ट को वापस दो भागों में बांटते हैं, ऊपरी क्रस्ट और दूसरा कौन सा है? निचला क्रस्ट। इनके बीच का जो असमता है उसको बोलते हैं कोनोराड असमता। अगला है मेंटल। मेंटल क्या है? क्रस्ट के नीचे वाले भाग को मेंटल कहा जाता है, यानी कि कोर व क्रस्ट के बीच वाला भाग है उसको क्या बोला जाता है? मेंटल बोला जाता है। इसकी मोटाई है 2900 किलोमीटर तक इसकी मोटाई मानी जाती है। औसत घनत्व कितना है? 5 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब इसका क्या औसत घनत्व है। फिर अगली विशेषता ये इंपॉर्टेंट है कि मेंटल का जो ऊपरी भाग है, इसमें आता है ऊपरी मेंटल, और ऊपरी मेंटल का जो ऊपरी भाग है वो होता है 100 से लेकर 200 किलोमीटर के बीच वाला भाग, इसको बोला जाता है दुर्बलता मंडल, या इसको बोलते हैं एस्थेनोस्फीयर। एस्थेनोस्फीयर ये कौन सी अवस्था में पाया जाता है? अर्ध तरल या प्लास्टिक नुमा संरचना में यह पाया जाता है, जहां से क्या होता है? ज्वालामुखी का उद्गार होता है, जिसको बोलते हैं मैग्मा चेंबर। क्या? मैग्मा चेंबर जिसको बोला जाता है, यानी यहाँ से ज्वालामुखी का उद्गम या उद्गार स्थान होता है। इसके अलावा मेंटल है। फिर मेंटल को दो भागों में बांट दिया, एक तो ऊपरी मेंटल है, फिर नीचे वाला मेंटल है। इन दोनों मेंटलों के बीच में एक असमता है, उसका नाम क्या है? रेप्टी असमता है। अगला है कोर या क्रोड। ये धरातल का सबसे गहराई वाला चट्टानी भाग है, सबसे गहराई, जिसको बोलते हैं पृथ्वी का अंतरतम। पृथ्वी का अंतरतम है। इसकी गहराई 2900 किलोमीटर से लेकर 6371 किलोमीटर तक मानी जाती है। औसत घनत्व 11 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब है। फिर है कोर का ऊपरी भाग कौन सी अवस्था में पाया जाता है? इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखना आप, कि कोर का ऊपरी भाग वो पूर्णतया तरल अवस्था में पाया जाता है, जबकि मेंटल का ऊपरी भाग अर्ध तरल अवस्था में पाया जाता है। दोनों का भाग ऊपरी है, ऊपरी है, क्रस्ट वाला भाग है वो पूर्णतया ठोस अवस्था में पाया जाता है, लेकिन मेंटल का ऊपरी भाग अर्ध तरल अवस्था में है, जबकि कोर का ऊपरी भाग वो कौन सी अवस्था में? पूर्णतया तरल अवस्था में पाया जाता है। इसकी जानकारी कैसे प्राप्त होती है? भूकंपीय एस तरंगों के द्वारा इसकी जानकारी प्राप्त होती है, क्योंकि जैसे भूकंपीय एस तरंगे आती है इस माध्यम में आके वो लुप्त हो जाएगी, तो पता चलता है कि ये भाग कौन सी अवस्था में? तरल अवस्था में है, जबकि नीचे वाला ये आंतरिक कोर है वो ठोस अवस्था में पाया जाता है। इसकी जानकारी पी तरंगों के द्वारा प्राप्त हो जाती है। इसके अलावा ये कोर है, कोर को वापस दो भागों में बांट देते हैं, एक बाह्य कोर, दूसरा आंतरिक कोर। इस प्रकार का कोर है। तो इन दोनों के बीच का एक असमता है, उसको बोलते हैं लेहमैन असंबद्धता। फिर आता है असंबद्धता। क्या होता है? असंबद्धता है दो अलग अलग घनत्व वाली चट्टानों के मध्य के संक्रमण क्षेत्र को असंबद्धता कहते हैं। सबसे ऊपर वाला असंबद्धता है उसका नाम है कोनोराड असंबद्धता। बाद में 2 नंबर का असंबद्धता है उसका नाम है मोह असंबद्धता। 3 नंबर का रेप्टी असंबद्धता, गुटेनबर्ग और लेहमैन असंबद्धता। आपको ध्यान इतना रखना है कि पहली क्रस्ट व मेंटल के बीच का जो असंबद्धता है उसको बोला जाता है मोह असंबद्धता, और दूसरा है मेंटल व कोर, इनके बीच का जो असंबद्धता है उसको बोला जाता है गुटेनबर्ग असंबद्धता। ये कुछ असंबद्धता है। तो आज का अपना चैप्टर कंप्लीट होता है। थैंक्स।